कि कोई भी आम आदमी किसी अधिकारी को फोन करने से डरता है। जी जी बिल्कुल। किसी थानेदार के थाना के अंदर घुसने से डरता है। उनको आपने जो ये एजेंडा सेट किया है इसको फुलफिल कैसे करेंगे? कोई आपका रोड मैप तो होगा, तो आप सरसरी तौर पर थाना में रात के 2 बजे अगर काम पड़ेगा तो थानेदार से हम बात कर सकते हैं, उनको किसी बिचौलिए की सहारा लेना ना पड़े। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है। बाकी ये तो पुल पुलिया रोड घाट ये तो बनने हैं, जो नहीं बना पा रहे समझिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपना चैनल चर्चा घर में। मैं शाफे सलमान, मेरे साथ मुंतजिर कैफी। हम आज चर्चा करने वाले हैं एक ख़ास मेहमान, एक ख़ास शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, उनको सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक शख्सियत के नाम से, एक विकार के नाम से उनको जाने जाते हैं, जिनका काफ़ी लोगों में उनकी मकबूलियत है और वो काफ़ी लोगों में मशहूर भी हैं। जानते हैं तो चलते हैं उन्हीं के पास डायरेक्ट अपना माइक लेके और जानते हैं वो कौन है, क्या नाम है और क्या करते हैं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपना बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। शुक्रिया आप सबका, चर्चा घर के इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। मेरा नाम अफ़ान यज़दानी है, मैं कमलपुर पंचायत का रहने वाला हूँ, मंसूरा मेरा घर है। मेरी तालीम और तरबियत यहीं से हुई है, मतलब कोचा धामन से ही। बाकी आला तालीम के लिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए, वहाँ से मुझे ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। फिर वापस मैं अपना वतन आया हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। एक हमारा स्कूल भी चल रहा है, प्राइवेट स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से, जो यही हमारे ही पंचायत में है, नज़रपुर में है। बस इतने सितारों का मेरे। बहुत अच्छा सर, हाल फिलहाल में आपकी एक्टिविटीज़ को देख कर के हमने एक नतीजे पर पहुंचा और हमने देखा कि आपका इन्वॉल्वमेंट जो है अभी काफ़ी हद तक हमने जो नोटिस किया वो एक पॉलिटिकल फील्ड में आ गया है। आए दिन आपका वीडियोस आता है, आए दिन आप ऑफिसर्स से मिलते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सीधे तौर पे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप भी इस सियासत मैदान में अपना कदम रख चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, सियासी तौर पे अगर आप जागरूक हैं, आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं, तो अधिकारी से मिलना या किसी के दुख दर्द को समझना या फिर किसी की मुसीबत में शामिल होना, किसी की खुशी में शामिल होना, ये हमारा सामाजिक ताना बाना है। लेकिन हमारी वो जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। और जब कोई पढ़ा लिखा आदमी कहीं से भी पढ़ के आता है तो उनका दिमाग ज़हनी तौर पर वो थोड़ा जागरूक होता है। जी बिल्कुल, बहुत डेवलप्ड होते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी अपने आप उन पे आयद हो जाती है कि वो कुछ काम करे, लोगों के बीच जा कर के उनकी समस्या, उनके समाधान निकालने की कोशिश करे। तो हमारा ये है। बाकी राजनीति में कोई आदमी राजनीति से थोड़ी छूटा हुआ है। चाहे आप अधिकारी के पास जाएं ना जाएं, राजनीति में तो आप हैं, वोट करते हैं, इसका मतलब आप पॉलिटिक्स में हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में वोट नहीं करते हैं तो आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं। लेकिन हमारे कुछ मिशन हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अगर लोगों की मांग होगी, लोगों में अगर वो मोहब्बत झलकेगी, मेरे तरफ अगर उनका झुकाव होगा, तो मैं ज़रूर पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करूँगा। जी सर, काफ़ी खुशी हुई और ये जानकर कि आप जो है एक ज़िम्मेदार नागरिक के हैसियत से लोगों के जो है दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनका काम आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। एक पढ़े लिखे और समझदार और ज़िम्मेदार होने के हैसियत से आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। साथ ही हमें ये एक जानकारी मिली कि अगर लोगों का अगर आपके प्रति मोहब्बत रही तो ज़रूर आप जो है किस्मत आजमाएंगे, सियासत में कदम जमाएंगे। बिल्कुल। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो पब्लिक में आपको पहुंचना है, आपका रीच आउट होना चाहिए, पब्लिक की कनेक्टिविटी, आपके साथ एक नेटवर्क होना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, कहीं कहीं रिजर्वेशन होता है, उस पर अगर हम फुलफिल कर पाए अपने आप को, तो यकीनी तौर पर हम आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अब तक तो बात समझ में आ गई, हमारे व्यूअर्स को भी अंदाज़ा लग चुका है कि आप फुल्ली तौर पर पॉलिटिक्स में कदम जमाने की तैयारी में हैं। उस पद के लिए तो आपने किन मुद्दों को अपना मेन स्ट्रीम रखा है? जैसे
आमतौर पर देखा जाता है कि किसी का एजेंडा होता है कि इन एजेंडाओं को सामने रख कर के वो चुनाव लड़ते हैं। तो आपने अपना जो गोल सेट किया है, ज़रूर आपके पास कोई एक एजेंडा होगा, तो आप उनको जाहिर कीजिए। किन मामलात पे आप लोगों से ये कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए? देखिए, हमारा कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं है कि हमको नाला बनाना है या रोड बनाना है या फिर कुछ वैसा काम करना है, क्योंकि ये बनने ही है। ये सरकार की स्कीम्स आती है, उसको ग्राउंड पे लाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि आज हम पिछले 3-4 साल से जो एनालिसिस किए हैं, इसमें हमको ये अंदाज़ा हुआ है कि कोई भी आम आदमी किसी अधिकारी को फ़ोन करने से डरता है। जी जी बिल्कुल। किसी थानेदार के थाना के अंदर घुसने से डरता है, उनको बिचौलिया का सहारा लेना पड़ता है। किसी को भी अगर कोई काम करवाना हो, एक आधार कार्ड अगर बनवाना पड़ता है, एक निवासी बनवाना पड़ता है, उसके लिए आपको बिचौलिया का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ी चीज़ जो है फोकस में, वो यही है कि हर आदमी पावरफुल हो। बहुत अच्छा। ईच एंड एवरी, मतलब हर एक आदमी को उसके अधिकार की जानकारी हो कि हम भी बीडीओ साहब को कॉल कर सकते हैं, हम भी सीओ साहब को कॉल कर सकते हैं, हम भी थाना में रात के 2 बजे अगर काम पड़ेगा तो थानेदार से हम बात कर सकते हैं, उनको किसी बिचौलिए की सहारा लेना ना पड़े। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है। बाकी ये तो पुल पुलिया रोड घाट ये तो बनने हैं, जो नहीं बना पा रहा है समझिए कि वो सबसे नाकाम है। आज वो भी इशूज हैं, हम कई जगह गए, नाले नहीं बने हैं वहाँ पे। जी जी जी, मैंने देखा वहाँ पे कचरे का सफाई नहीं हो रहा है। आप डेवलपमेंटल स्कीम्स आते हैं, वो कहाँ पे ला रहे हो? आप जो नाला बनवा रहे हो, उस नाले का कोई यूज नहीं हो रहा है, वो 6 महीने के अंदर जाम हो जाता है, उसको सफाई नहीं करवा पा रहा है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि हमने जो स्कीम्स को लाया, मान ली एक रोड बन रहा है, एक नाला बन रहा है, तो एक इंजीनियर होता है जो उसका पूरा आर्किटेक्ट होता है वो, लेकिन कभी इंजीनियर वहाँ पे अपने सुपरविजन में काम नहीं करवा रहा। इसी के वजह से वो स्कीम जो है फेल्योर है, 6 महीने के बाद वो काम नहीं आ रहा है। जो मुद्दा बताया कि मैं ये अफसरशाही जो है वो ख़त्म कर दूंगा, और दूसरी बात जो बताई आपने, जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो पहले इस पद पे रह चुके हैं या अभी हैं, फ़िलहाल प्रेजेंट में हैं, तो वो इन चीज़ों में इन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आपने जो ये एजेंडा सेट किया है, इसको फुलफ़िल कैसे करेंगे? कोई आपका रोड मैप तो होगा। तो आप सरसरी तौर पर हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका रोड मैप क्या है, आप किस तरह से इन चीज़ों को अंजाम देंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स जो है, शायद हमारे वोटर्स भी होंगे, तो उनको ये अंदाज़ा लग पाए कि हम आने वाले कल के लिए एक सही नेता को तैयार कर रहे हैं, जो हमारी सुनेंगे, हमारी आवाज़ बनेंगे। किसी अफसरशाही के खात्मे के लिए कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही है कि आप जितनी जिम्मेदारी एक प्रतिनिधि की है, उतनी जिम्मेदारी एक अधिकारी की भी है। आप पूरे के पूरे जिला में कहीं देखे हैं कि कभी बीडीओ साहब आकर के आपके गलियों में आकर के समस्याओं को सुना हो? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा एक भी नहीं कहीं हुई है? हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। डीएम साहब जब भी वो आते हैं, कहीं फीता काटने आते हैं, उद्घाटन में आते हैं, इनॉग्रेशन में आते हैं। तो जब तक आपको देखिए, इश्यूज कोई बड़े नहीं हैं, ये सब ब्लॉक में बैठकर, जिला में बैठकर सॉल्व होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं है अथॉरिटी के साथ। मान लिया आपका रोड खराब है, तो उसके लिए कोई तो अथॉरिटी है सरकार की। बिल्कुल, मुखिया थोड़ी लास्ट है, जिला परिषद थोड़ी लास्ट है, एमएलए थोड़ी लास्ट है। आप इंजीनियर से बात करिए, आप ब्लॉक में बैठे अधिकारी से बात करिए, रीजनल ऑफिस में बात करिए, हेडक्वार्टर पटना में बात करिए, आप तो कहीं कर ही नहीं रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे है। रही बात कि आए सबने कोशिश करी होगी, सबके तरीके अलग होंगे, लेकिन हमारा कुछ अलग तरीका होगा। हम कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हम आकर के पूरा का पूरा बदलाव कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा, हम वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी एक कोशिश रहेगी, एक प्रयास रहेगा हमारा कि हम इन मुद्दों को, जो चीज़ें अभी भी, जैसे मैं उस दिन गया एक जगह, वहाँ से मैं फ़ोन किया बीडीओ साहब को, पूछा कि इस पंचायत की जानकारी है आपको? एक लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है वहाँ पे। जी आपको जी, तो योजना का पता भी नहीं, स्कीम्स नहीं मालूम है भाई।
तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन वहां नहीं जाएगा, सही जगह पे नहीं जाएगी, तो उसका इलाज कैसे होगा? आप डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में जो अभी हैं प्रेजेंट जिला पार्षद, उनको जानकारी ही नहीं होती है, तो वो कैसे अधिकारी से बात करेंगे? नहीं, जिला परिषद ही नहीं इसमें जी, मैं ठीक है, जिला परिषद के लिए मैं आ सकता हूँ इलेक्शन में, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ जिला परिषद नहीं, आप एक वार्ड मेंबर को उठाइए ना। जी जी, आप एक मुखिया को उठा लीजिए, आप एक सरपंच को उठा लीजिए। सरपंच मजिस्ट्रेट होता है पंचायत का, लेकिन सारे केसेस क्यों जाते हैं थाना? हर मामले में थानादार क्यों आएगा भाई? एक छोटी सी कोई इंसिडेंट हो जाए, थानादार घर पे क्यों आएगा? पंचायत में तो एक सरपंच होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। लेकिन ऐसा क्या है जो वहां पे सॉल्व नहीं होता है? हर चीज थाना पहुंच रहा है। तो हर एक की अलग जिम्मेदारी है और सबने नाकाम साबित हुआ है। आप किसी को भी एक मॉडल मुखिया बता दीजिए जो मॉडल है आपके लिए, एक मॉडल सरपंच बता दीजिए जिसने सबसे कम केसेस को थाना पहुंचवाया हो। सरसरी तौर पर आप ये कहना चाहते हैं अवाम को कि जो हमारे बीच का डिफरेंस है, सरकार में कोई कमी नहीं है, योजनाओं में कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो इम्प्लीमेंटेशन में है, कमी अगर है तो यहाँ के लोगों में है, कमी अगर है तो यहाँ के सिस्टम में है। बिल्कुल। आप सरसरी तौर पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले फ्यूचर में आपको अगर यहाँ की आवाम एक मौका देती है तो आप यहाँ के सिस्टम को संवारने की कोशिश करेंगे और जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो योजनाएं हैं, उसको सही तौर पर जो उसका हक होता है एक आवाम का कि उसको पूरा फायदा पहुंचे, उस उसके तौर पर उतारने की कोशिश करेंगे। मैं पहले ही बोला कि हर शख्स को उनके राइट्स के बारे में बताना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हैं, हम क्यों डरेंगे भाई किसी से? हम तो डर नहीं सकते है ना। कोई अथॉरिटी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, हम क्यों डरेंगे? हमारा काम क्यों नहीं होगा? पिछले दिनों आधार ये निवासी नहीं बन रहा था, राशन कार्ड में नाम कटवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। हर आदमी बीडीओ डीएम के पास हर आदमी को लेकर के नहीं ना जा पाएगा। लेकिन ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? इसमें जब तक उन अधिकारियों को, जो लोग भ्रष्ट हैं, जिन्होंने बिचौलिया छोड़ रखा है, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई कैसे होगी आपको सारे रास्ते मालूम होने चाहिए। जब तक 2-4 अधिकारी जेल नहीं जाएगा, सस्पेंड नहीं होगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। हम लाख प्रोटेस्ट करें, लाख धरना करें, लाख कुछ कर लें, लेकिन आपको लीगल तरीके से उन अधिकारियों को चुनना पड़ेगा जो भ्रष्ट है, जिन्होंने पब्लिक को ठगा है। हमने किया है वो, इसलिए हमको अंदाजा है कि कैसे ये होता है। कहीं ना कहीं ये आप जो है कहना ये चाह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को आजमाया है, हमें कहीं ना कहीं कमी लगा, इस वजह से हम ये चीज़ को करना चाहते हैं कि लोग जो है कैसे जो है अपने हक को, यानी अपने जो उनके हक हैं, उनके राइट्स हैं, वो खुद से जो है हासिल कर सके। अगर ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम जो है उनके लिए हर तरह के वो रास्ते हमवार करेंगे ताकि वो उन रास्तों से गुजर कर वहाँ तक पहुँच सके, खुद अपना काम करवा ले। चलिए अफान सर, आपसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली और हमारे व्यूवर्स को, हो सकता है आपके वोटर्स भी हों, उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली है, और हम आपके भविष्य के लिए बहुत दुआएं करते हैं और आपको यही दुआ करेंगे कि अल्लाह जो है आपको हर वो मकाम तक पहुंचाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और साथ में सर, आप स्कूल के बारे में कुछ बताइए। आपका स्कूल का काफ़ी चर्चा मैंने सुना है, काफ़ी उसके बारे में जो है काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। देखिए, हमारा स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल, उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। मेरे वालिद साहब नाजिम अहमद साहब जो 30 सालों से टीचिंग लाइन में हैं, और इस स्कूल को उन्होंने अपने समझिए ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में, आखिरी मंजिल समझिए कि उस वक्त इसका फाउंडेशन डाला था। लेकिन उस वक्त हमारा ड्रीम या हमारा ख्वाब इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जब मैं अलीगढ़ से वापस आया तो मेरे दिमाग में एक बात चली कि स्कूल सिर्फ कमाने का एक ज़रिया नहीं होना चाहिए, उससे एक इतिहास भी बने, एक तारीख़ बने, ताकि लोग आपको याद करें। तो हमारा यही ड्रीम है कि हमारे आसपास के जो हमारी कैपेसिटी है, कोई भी गरीब का बच्चा कलम से महरूम ना रहे। बहुत अच्छा। हम
अमीरों के हाथों में नहीं, वो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, मेरा ये ख्वाब है कि हमारा गांव कम से कम, हम अपने गांव के बारे में सोचे हैं कि हमारा गांव कम से कम कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसके पास पैसे नहीं भी हो, वो हमारे स्कूल में आए, उसका हाथ कलम और किताब से महरूम ना रहे। इस ख्वाब के साथ उस स्कूल को हम आगे बढ़वा रहे हैं, उसमें काफ़ी मेहनत चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो और भी मयारी स्कूल में तब्दील होंगे इंशाल्लाह। ये थे अफ़ान यज़दानी साहब, अपने बातों से हमें बता रहे थे, अपने इंट्रोडक्शन भी दिए और इनके बारे में जानने को बहुत कुछ मिला हमें। और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से सियासत में आ चुके हैं और लोक सेवा में खुद को समर्पित कर दिए हैं। आपको जैसे पता ही होगा, स्कूल भी इनका है, वो पूरी तरह से लोक सेवा में। तो ये थे हमारे अफ़ान यज़दानी साहब। और तो दोस्तों, आज अफ़ान यज़दानी के बारे में हमें पता चला कि काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है और एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ किए हैं। इनका स्कूल मैंने खुद से देखा है और इनका स्कूल अगर देखा जाए ढांचों के मामले में तो काफ़ी जर्जर हालत में है, लेकिन अगर देखा जाए बच्चों के मामले में तो काफ़ी बच्चे इनके स्कूल में हैं। जब निकलते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में, मैंने कई बार नोटिस किया है, तो रोज़ रास्ता ख़त्म, मतलब निगाह ख़त्म नहीं होती, उतनी दूर तक इनके बच्चे रहते हैं। अब बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग नहीं। अच्छा, चलिए मुबारक हो, आप बिल्डिंग बन रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये थे हमारे अफ़ान यज़दानी साहब और हमने आज इनके साथ चर्चा किया है, बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा है। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।